और बात करेंगे दिल्ली के द्वारका में हादसे का शिकार हुए साहिल की मां कैसे इंसाफ की मांग कर रही है। रो रो करके गुहार लगा रही है कि उसके बेटे की जो मौत हुई है यह बेरहमी से की गई हत्या है। जिस नाबालिग आरोपी ने उनके बेटे की जान ली उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। और सिर्फ वो नाबालिग जिम्मेदार नहीं है बल्कि जिम्मेदार है वो माता पिता जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चे के हाथ में एक गाड़ी दे दी, एक ऐसी गाड़ी दे दी जिससे उसने साहिल को मौत के घाट उतार दिया। कई बार गाड़ी का चालान हो चुका था लेकिन कानून ने शिकंजा नहीं कसा। अगर कसा होता तो साहिल शायद जिंदा होता। यहां पर लोग फन रील बनाने के लिए सड़कों पर मौत की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और इसका खामियाजा मेहनतकश परिवार उठा रहे हैं जिनके बच्चे मौत के मुंह में समा रहे हैं। 23 साल का था साहिल और उसकी मां रो रो करके इंसाफ मांग रही है। अपने बेटे को आखिरी बार वो देख भी नहीं पाई, मिल भी नहीं पाई, बात भी नहीं कर पाई और अब इस मां के पास सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की यादें और आंसू बचे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस मां का 23 साल का बेटा किसी बिगड़ैल की सनक का शिकार हो गया। रील बनाने की सनक में साहिल को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को नाबालिग ने अंधाधुंध रफ्तार से स्कॉर्पियो दौड़ाई और तेज रफ्तार कार ने एक डिजायर और बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 23 साल का साहिल सवार था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिली है कि नाबालिग तेज रफ्तार कार रील बनाने की सनक में चला रहा था। सोचिए, रील बनाने की सनक में 23 साल के युवक की हत्या कर दी। हादसे में टैक्सी चालक भी घायल हुआ। वारदात के बाद नाबालिग को 17 साल का होने की वजह से जुवेनाइल होम भेजा गया। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं इसलिए वो जमानत पर छूट गया। लेकिन 23 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली मां इना अब सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। दिल्ली के द्वारका में हादसे का शिकार हुए साहिल की मां रो रो कर इंसाफ की मांग कर रही है। साहिल की मां का कहना है कि जिस नाबालिग आरोपी ने उनके बेटे की जान ली उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। नाबालिग के साथ ही उसके परिजनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरे बेटे ने लास्ट गले में पहना ये कैमरे गई बाइक पे, ये लास्ट उसने पहना हुआ था। बस मेरे पास यही है। मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था और मैं अपने बच्चे के शांति पाठ में गई। इससे पहले मर जाना चाहिए था मुझे, इससे पहले मेरे को मर जाना चाहिए था। मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर ये सब देख के भी लोगों का दिल नहीं दहल रहा तो मुझे भी मार दो, मैं कैसे जीऊंगी मैं बेटे के बिना। मेरे पास सिर्फ एक रीजन है जीने का, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है मुझे। कानून ऐसा होने की वजह से ही तो उसके बाप को पता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है तो उसे तो पता है कि कानून ऐसा है, इसीलिए उसने गाड़ी दी है, इसीलिए उसने अपने ऐसे गंदे बच्चे को गाड़ी दी है, ऐसा आवारा लड़के को। सोसाइटी के नाम पे धब्बे, कोई वैल्यूज नहीं है। उसकी बेटी भी ऐसी है, बेटा तो बेटा, बेटी भी ऐसी है। उसको पता है कानून कैसा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, उसकी गाड़ियां चलती है, वो ऑलरेडी खिलवाड़ कर रहा है। कानून ऐसा है इसीलिए उसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। उसको पता है, पता होने की वजह से ही हुआ है ये। क्यों नहीं होना चाहिए बदलाव, बताइए मुझे क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसी को अंदर किया जाना चाहिए जो खिलवाड़ कर रहा है, जो जिससे कानून को लाइटली लिया है कि अगर कानून ऐसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही रीजन है, कानून ऐसा होने की वजह से ही उसको गाड़ी दी गई है। उसके बाप को सबसे पहले अंदर कीजिए, सबसे पहले अंदर कीजिए। बाप, बेटी, बेटा सभी तो एक जैसे हैं। ये पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी फैमिली ऐसी है। ये इनको फन चाहिए, गाड़ी चला के फन चाहिए इनको, क्रिमिनल एक्टिविटीज करके इनको फन चाहिए। मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चे के लिए जस्टिस
चाहिए। मेरा बच्चा कोई ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, उसकी बलि वेस्ट नहीं जाएगी। मुझे इंसाफ चाहिए। एक गाड़ी इतनी रैश ड्राइविंग कर रही है, इतनी ओवर स्पीडिंग के बार बार उसके चालान आ रहे हैं, उसको टच क्यों नहीं किया जा रहा, उसको बुलाया क्यों नहीं जा रहा, उसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जा रहा, और चालान भी पेंडिंग थे उसके। ये वर्चुअल कोर्ट का एक्सक्यूज देके उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, उसको कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया गया एक ही ऑफेंस कमिट करने के लिए बार बार। यूपी के गाजियाबाद में हाल ही में बिहारीपुरा में बनी अवैध मजार को तोड़ा गया था, जिसे लेकर विवाद अभी तक थमा नहीं है और अब हिंडन नदी के किनारे बनी एक और मजार पर विवाद गर्म होने लगा है, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हिंडन नदी के किनारे बनी इस मजार को तोड़ने की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां नारेबाजी कर हंगामा करने लगे। ये सभी इस मजार को अवैध बता रहे थे और मांग कर रहे थे कि प्रशासन को इसे भी ध्वस्त कर देना चाहिए। हिंदू रक्षा चौधरी की ओर से यह मांग की जा रही थी, जिससे माहौल गर्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गाजियाबाद जिले में जो पुल के नीचे जो मजार बनी हुई है, उसको मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक वो टूटेगी नहीं, जब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। अनेकों मजारें, मदरसे, मस्जिदें जिला गाजियाबाद में जितनी भी हैं, उन्हें पूरी ताकत के साथ उनका विरोध किया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई करता है तो ठीक, नहीं तो हिंदू रक्षा दल के योद्धा वहां पहुंच करके उसको तोड़ने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रेप के आरोपियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने आज बुलडोजर चला दिया। नायब तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व टीम पुलिस फोर्स के साथ कंपल क्षेत्र में पहुंची और अवैध निर्माण गिरा दिया। इससे पहले सोमवार को पुलिस बल के साथ राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तरफ से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण की पैमाइश की थी। इसके बाद प्रशासन ने आज सुबह तक अवैध निर्माण खाली करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि करीब 5 महीने पहले विशेष समुदाय के कोचिंग संचालकों ने एक युवती को झांसा देकर बलात्कार किया था। यूपी के अयोध्या में एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जो रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ा हो गया। हालांकि आसपास कई लोग मौजूद थे और उनकी नजर युवक पर पड़ गई, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों को शोर मचाता देख ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और ट्रेन को पहले ही रोक दिया। मामला फतेहगंज रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां पर यह युवक अचानक रेलवे ट्रैक पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और शोर मचाते देखकर ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। कुछ लोग युवक के पास गए और उसे रेलवे ट्रैक से दूर ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से युवक को वहां से रेलवे ट्रैक से हटाया गया, खींच करके हटाया गया। आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने शोर मचा करके लोको पायलट को आगाह किया। ट्रेन रोक दी गई, युवक की जान बच गई और फिर उसे हटाया गया। यूपी के झांसी में शादी के महज 5 दिन पहले दूल्हे ने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला समथर इलाके के साकिन गांव में सामने आया, जहां पर मृतक पंकज ने एक पत्थर पर सुसाइड नोट लिखा और फिर खुदकुशी कर ली। अपने सुसाइड नोट में पंकज ने लिखा कि दोस्त ने उसकी मंगेतर से 10 दिन पहले अवैध संबंध बनाए और दूसरा दोस्त उसे पूरी जानकारी देता रहा। इस सुसाइड नोट की वजह से मामला पेचीदा होता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक पंकज को इस बात का शक था कि उसके दोस्त के साथ उसकी मंगेतर के अवैध संबंध थे, जिसके बारे में उसके किसी और दोस्त ने जानकारी दी थी। इससे वो इस कदर परेशान हो गया कि उसने पीपल के पेड़ पर लटक कर जान दे दी। वहीं पुलिस अब पत्थर पर लिखे सुसाइड नोट की मदद से मामले की तफ्तीश में जुटी है। साथ ही वारदात वाली जगह के आसपास सबूत भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक युवती पर रील बनाने की खुमारी भारी पड़ गई, जो रील बनाने के चक्कर में नाले में गिर गई और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। युवती के नाले में गिरने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान फौरन मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवती को रस्सी की मदद से नाले से बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले रस्सी की मदद से नाले में गिरी लड़की को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में नाले से बाहर निकाल भी लिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि लड़की रील बनाने की कोशिश के दौरान नाले में जा गिरी। बेटा कोशिश कर रहा
ऐसी कई तस्वीरें आजकल सामने आती हैं जब रील बनाने के लिए युवा अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। कोई पुल से नीचे गिर जाता है, कोई रेल के पास खड़े होकर के रील बनाने की कोशिश में हादसे का शिकार हो जाता है, तो कोई यहां नाले में गिर गया। ऐसी तस्वीरें ये सबक देती हैं कि रील बनाने की सनक में अपनी जान से खिलवाड़ करना सही नहीं है। वो भी बेटा कोशिश करा रहा आराम से। मध्य प्रदेश के सागर में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर जनरल वार्ड में मरीजों के साथ एक बेड पर कुत्ता लेटा हुआ कैमरे में कैद हो गया और इस तस्वीर से स्वास्थ्य महकमे के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला सागर जिले के प्रभारी हैं, जहां पर जिला अस्पताल में मरीजों के साथ साथ कुत्ता जनरल वार्ड के बेड पर आराम फरमाता दिख रहा है। मरीजों के साथ कुत्ते के बेड पर आराम करने वाली इन तस्वीरों से सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों की माने तो यह कुत्ता कुछ देर तक वार्ड में घूमता रहा और फिर मरीजों के बेड पर जाकर सो गया। इसे देखने के लिए कोई भी अस्पताल के कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामला कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान किस तरह पहले कहासुनी हुई, इसके बाद मारपीट और हंगामा हुआ। आरोप है कि इस दौरान महिला अध्यक्ष के साथ अभद्रता भी की गई। पूरा मामला चर्च कमेटी में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है। दो पक्षों के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट हुई है। ये सारी बातें बंद की जाए। सुनो, नहीं, चलो। बिहार के रोहतास में स्कूली बच्चों को लेकर टूर के लिए पटना जा रही बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें बस में सवार दो टीचर्स की मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह हादसा परस्थुआ थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार तेज बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों को सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। वहीं 4 और टीचर हादसे में घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला टीचर भी शामिल है। स्कूली बच्चे कैमूर जिले के रहने वाले हैं। सभी बच्चों को टूर पर पटना ले जाया जा रहा था। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए हैं। देखिए किस तरह से अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 टीचर्स की मौत हो गई है। एक हिस्सा पूरी तरह से कट करके अलग हो गया है। भोपाल में कल आने वाले मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं विरोध जताने के लिए खाली गैस चूल्हा, घरेलू गैस सिलेंडर, खाली थाली और कढ़ाई लेकर के पहुंची थी। महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में रसोई संसद लगाई और इस बहाने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हुई और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष रीना बुरासी सेतिया की अगुवाई में मोहन यादव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। इन लोगों ने साफ किया कि अगर कल पेश होने वाला बजट महिला और रसोई को फायदा पहुंचाने वाला नहीं हुआ तो कांग्रेस महिला कार्यकर्ताएं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आवास का घेराव करेंगी। अभी तक जितने भी बजट आए वो महिलाओं के हित में नहीं आए, देश के हित में नहीं आए। आज हमारी महिलाएं घर का गणित बिगड़ गया, उनका कैलकुलेशन बिगड़ गया, उनका बजट बिगड़ गया है। सरकार सिर्फ भाषण देती है, लेकिन हमारी घर की महिलाएं गणित नहीं कर पा रही है बजट का। आप देखिए कितने महंगा गैस सिलेंडर हो गया है। 400 का गैस सिलेंडर आज 1000 में मिल रहा है। जब 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आटा मिलता था, आज 50 रुपये किलो आटा आ गया है। तेल इतना महंगा हो गया है। दालें जो 50 रुपये किलो मिलती थी, आज 150 रुपये किलो मिल रही है। तो लगातार महिलाओं का जो बजट बढ़ रहा है, उनके रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। जिसने भी यह कहानी सुनी वो सन्न रह गया, क्योंकि एक छात्र इतना बेरहम हो गया कि उसने अपनी साथी छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी। इंदौर में 24 साल के एमबीए छात्रा की हत्या के मामले में गिरफ्तार उसके सहपाठी ने इस वारदात के बाद युवती के शव के साथ न केवल कथित तौर पर बदसलूकी की थी, बल्कि तंत्र मंत्र की क्रियाओं को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या के बाद वो मानसिक तौर पर बेहद परेशान हो गया। तंत्र मंत्र के जरिए युवती की आत्मा से बात करना चाहता था। जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतका एक ही संस्थान में पढ़ते थे। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। आरोपी शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की कथित तौर पर रिश्ता खत्म करना चाहती थी और शादी के लिए भी तैयार नहीं थी।
यहीं से दोनों के बीच तनाव बढ़ा। घटना वाले दिन आरोपी ने छात्रा को बातचीत के बहाने कमरे पर बुलाया और वहां उससे छात्रा की मोबाइल में एक बेटिंग या चैटिंग ऐप देखी, जिससे उसे संदेह हुआ कि वो किसी दूसरे लड़के के संपर्क में है। इसी शक और बहस के दौरान आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी। इंदौर में एमबीए छात्रा की हत्या को लेकर पुलिस ने अहम खुलासा किया और बताया कि कैसे आरोपी ने अपनी सहयोगी छात्रा की हत्या की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने छात्रा की हत्या करने के बाद शव के साथ अमानवीय कृत्य किया। इसके बाद वो फरार हो गया और मुंबई और पनवेल समेत कई स्थानों पर छिपता रहा। इसमें जब पीयूष से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि एक तो उसके परिवारजनों द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो शादी के लिए राजी नहीं थे उस युवती से, और दूसरा ये था कि उसको लड़की पे भी थोड़ा सा शक हो रहा था कि वो कुछ और लड़कों से भी बातचीत करती है, जो है युवती को स्ट्रैंगुलेट करके उसका मर्डर कर दिया था। उसके बाद उसने बताया कि उसने नशा किया था और फिर उसके बाद उसने डेड बॉडी को भी स्टैब किया था। उसने दोबारा फरार होके बॉम्बे तरफ भाग गया था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसका मृतका के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन शादी को लेकर परिवार के इनकार से दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। वहीं लड़की के दूसरे युवक के साथ भी संबंध होने का आरोप इस लड़के ने लगाए हैं और कहा कि घटना वाले दिन दोनों विवाद सुलझाने के लिए फ्लैट पर पहुंचे थे। पहले दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन बाद में शादी की बात पर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। आरोपी के गुस्से में आकर पीयूष ने युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती को रस्सी से बांधा और बियर लाकर पी। पनवेल के पास नाला सुपारा है, वहां पे उसने कुछ तंत्र क्रियाएं भी की और उसने जो है युवती की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया। उसने इंटरनेट के माध्यम से ये सर्च किया था कि कैसे आत्माओं से संपर्क हो सकता है, और उसी आधे अधूरे ज्ञान से उसने इसका प्रयास किया, जिसमें वो विफल रहा। उसके बाद फिर वो होटल से उसने चेकआउट किया और वो बॉम्बे चला गया और वो मेट्रो और लोकल ट्रेन में घूमता रहा और फिर फाइनली उसको जो है इंदौर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। तो लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया, उसके शव के साथ भी संबंध बनाए गए। बेहद ये हैरान करने वाला और डराने वाला ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। इसमें लड़के ने तंत्र मंत्र की बात भी कही है और ये दावा किया है कि उसने लड़की के साथ बात करने की कोशिश की, उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश की। 10 फरवरी को पिता के साथ निकली थी लड़की, लेकिन घर नहीं लौटी। 11 फरवरी को परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 12 फरवरी को परिवार ने बेटी को दिन भर तलाशा, लेकिन 13 फरवरी को साथी छात्र के कमरे से उसका शव मिला। सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई थी। पुलिस ने आरोपी को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया। मुंबई और पनवेल में जगह जगह छिप कर रह रहा था। 15 फरवरी को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन के रिमांड पर उसे भेज दिया गया। इसके बाद चौंकाने वाले वो खुलासे कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह से उसने शक होने पर लड़की का कत्ल किया था। छात्रा 10 फरवरी से लापता थी। उस दिन वो आधार कार्ड ठीक कराने की बात कहकर पिता के साथ घर से निकली थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी और इसके बाद मोबाइल भी बंद हो गया। अब छात्रा का 10 फरवरी का वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ जाती हुई दिख रही है। यह सीसीटीवी दोपहर 3:25 का है। छात्र के फ्लैट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में 10 फरवरी को आरोपी पीयूष धनोतिया को छात्रा के साथ जाते हुए देखा गया। करीब 2.5 घंटे बाद दोनों साथ में थे। उसके बाद उन्हीं कैमरों में छात्र एक बैग लेकर अकेले बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि हत्या के बाद आरोपी कमरे में ही रुका रहा, फिर वो बाहर गया और महाराष्ट्र के लिए फरार हो गया। पुलिस ने महाराष्ट्र से उसे पकड़ लिया। तो इंदौर छात्रा मर्डर केस में तंत्र मंत्र और तमाम तरह के अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पता चला है कि प्रेमी ने ही लड़की का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद तंत्र मंत्र के जरिए उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश की थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध का दावा कर रहा है आरोपी, और यह कह रहा है कि लड़की शादी से इनकार कर रही थी, उसका परिवार शादी से इनकार कर रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और इसी वजह से उसने कत्ल कर दिया लड़की का। बाद में उसे पछतावा हुआ और आत्मा से बात करने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। जम्मू के आरएसपुरा में बने बाल सुधार गृह से 3 कैदी फरार हो गए, जिससे हड़कंप मच गया। फरार हुए 3 कैदियों में 2 पाकिस्तानी थे, जबकि एक स्थानीय गैंगस्टर शामिल है। इन लोगों ने बाल सुधार गृह से भागते समय मौके पर मौजूद पुलिस वालों को भी घायल कर दिया। वहीं इनके बाल सुधार गृह से भागने की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें दिख रहा है कि बाल सुधार गृह से भागे तीनों कैदियों ने पिस्टल से फायर कर पुलिस वालों को घायल किया, फिर मौके से भाग निकले। फरार हुए कैदियों की पहचान पाकिस्तान के पंजाब के एहसान अनवर,
मुजफ्फराबाद के मोहम्मद सनाउल्लाह के तौर पर हुई है, जबकि तीसरा कैदी भारत का रहने वाला कंजीत सिंह है। बाल सुधार गृह से फरार हुए तीनों कैदियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। वारदात सोमवार शाम 5 बजे की है। इसमें 2 पाकिस्तानियों समेत कुल 3 लड़के भागे हैं और अब उनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी में ये तीनों एक बाइक पर सवार होकर के भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इनकी चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है। आरएसपुरा के उसी जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम के बाहर है, जहां सोमवार शाम एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरों के जरिए से आपको दिखा रहा हूं कि ये वही बाल सुधार गृह है, जहां सोमवार शाम पुलिस पार्टी पर 3 जो यहाँ पर बाल सुधार गृह में 3 कैदी थे, उन्होंने हमला किया, जिसके बाद वो यहाँ से जो है फरार हो गए हैं। अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि ये उस बाल सुधार गृह की तस्वीरें हैं जहाँ पर वो लोग, वो 3 युवक जो यहाँ पर बंद थे, जिनमें से 2 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, वो यहाँ से भागे हैं। घटना सोमवार शाम करीब 5:05 की है, जब यहाँ पर बंद 3 युवक, जिनकी पहचान एहसान अनवर जो कि ननकाना साहब पाकिस्तान का है, और दूसरा मोहम्मद सनाउल्लाह जो कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान का है, और तीसरा यहीं आरएसपुरा का रहने वाला करणजीत सिंह है। ये तीनों जो हैं वो यहाँ पर इस जुवेनाइल होम में बंद थे। तभी किसी बात को लेकर अंदर कहासुनी हो गई और उन युवकों ने यहाँ पर तैनात 2 पुलिस वालों पर हमला किया है। फायरिंग भी हुई है और हमला जिससे हुआ है वो तवा आप सामने देखिए। यहाँ पर वो पहला सबूत एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, ये वो तवा है जिससे उन्होंने यहाँ पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ से हमले को अंजाम देने के बाद वो यहाँ इस गेट से भागे हैं। ये मुख्य द्वार जो है इस जुवेनाइल होम का है। और इसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद वो जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, सफ़ेद रंग की दीवार है, यहाँ से वो जो है खेतों की तरफ भागे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। लगातार यहाँ पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का आना जाना है और लगातार अब उन तीनों जो आरोपी है जो यहाँ से भागे हैं, उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। संभावित उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और लगातार जो है पुलिस अब एक्शन मोड में है। बता दूं, इस जुवेनाइल होम में कुल 26 बच्चे हैं, जिनमें से 3 जो है यहाँ से भागे हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब अंदर दिख रहा है कि किस तरह से वहां जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनसे मारपीट कर रहे हैं बाल सुधार गृह के लड़के, और दूसरी तस्वीर जिसमें वही लड़के, जिनमें 2 पाकिस्तानी हैं और एक कंजीत सिंह नाम का भारतीय है, वो बाहर नजर आ रहे हैं बाइक पर बैठ करके भागते हुए। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट 2026 को तकनीक की दुनिया का एआई महाकुंभ कहा जा रहा है। इस समिट में देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियों ने ऐसी एआई तकनीक दिखाई, जिसे देखकर साफ हो गया कि आने वाला समय पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। समिट में ऑटोमोबाइल से लेकर रोबोट, मोबाइल एआई कोच से लेकर भगवान कृष्ण के होलोग्राम तक हर चीज में भविष्य की झलक देखने को मिल रही है। इस बार एआई समिट में नए जमाने के रोबोट दिखे। ये रोबोट अब सिर्फ तय कमांड पर सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि इनमें कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने समझने की क्षमता भी दिखाई देती है। एआई समिट 2026 में बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जीवन बदल सकती है और क्या विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी आपका जानने का मन है और मैं आपको समझाने के लिए इस वक्त हाजिर हूँ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बहुत कुछ अलग सा लगाया हुआ है, जिस स्टॉल पे बहुत से लोग मैंने लगातार आते हुए देखे, तो मेरा भी जानने का मन किया कि आखिर में यहाँ पर क्या है। मैं आप लोगों को डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या है मेरे साथ। बिल्कुल, तो आई थिंक मैं सबसे पहले तो ये स्क्रीन देख पा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो सामने टीवी है, इस पे कैसा है हमारा पूरा रूट है, यहाँ से एयरपोर्ट से भारत मंडपम तक का रूट बनाया है हमने, स्केल डाउन वर्जन। तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पार्किंग से कैसे गाड़ी निकलती है, टोल गेट क्रॉस करती है, एक फॉग सिनेरियो में कैसे ब्रेक लगाती है, कैसे एम्बुलेंस के लिए अपने आप जगह देती है और आसपास के सारे व्हीकल को अलर्ट करती है। उसके साथ में रास्ते भर ये एजेंट है, एआई एजेंट, इस पे अगर आप ध्यान देंगे, ये एजेंट मेरी गाड़ी में ही आ गई है, एजेंट से हम बात कर सकते हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए।
फिर ये ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो चेहरे पे मेरे ध्यान दे रहा है, ये मोर देन 200 पॉइंट्स एक्चुअली ये देखता है चेहरे के। इसके आधार पे वो देखता है कि मैं स्लीप कर रहा हूँ, माइक्रो स्लीप कर रहा हूँ या झपकी ले रहा हूँ, एंड इट कैन पार्क द कार इनटू द इमरजेंसी लेन अगर मैं पास आउट हो जाता हूँ ड्यू टू एनी इमरजेंसी। अपने आप गाड़ी को साइड में लेगा, लगाएगा और आराम। जी, ये रेडार है जो कार के अंदर जेस्चर भी देखता है। अगर मैं इसको इशारा करता हूँ तो उस हिसाब से गाड़ी लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या फिर स्टार्ट स्टॉप भी कर सकती है। और साथ में ये अपने को ये भी देखता है गाड़ी में अगर कोई बच्चा छूट गया है या कोई ऑक्यूपेंट छूट गया है तो वो अलर्ट करता है कि आपके गाड़ी में कुछ छूट गया है। तो ये सेफ्टी फीचर्स हैं सारे। TCS इज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर टू मोर देन 50+ कस्टमर्स, बोथ कार मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स। और ये इंडिया में, इंडिया के लिए और दुनिया के लिए हम बना रहे हैं अभी आज स्केल पे। देखिए वो भारत इस तरीके की तकनीक के साथ अब तैयार हो चुका है। देखिए AI विजन जो देखने की बात करते हैं कि AI फ्यूचर है, AI फ्यूचर नहीं है, आज की नीड हो गई है AI, और उसी के अराउंड इस वक्त समिट भी चल रहा है। और उसमें देखिए अब ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कितना कुछ खास और नया है जो शायद आने वाले सालों में आपको जरूर दिख जाएगा, पर बहुत अमेजिंग है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ASI को गोली मारी गई है, यह बड़ी खबर आ रही है। गंभीर हालत में ASI को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अपराधी की तलाश में पहुंचे थे ASI, लेकिन ASI को देखते ही बदमाश ने गोली चला दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यह बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां ASI को एक बदमाश ने गोली मार दी है। अपराधी की तलाश में पहुंचे थे ASI, लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधी ने गोली चला दी और इसके बाद गंभीर हालत में ASI को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश को पकड़ लिया गया है। मुजफ्फरपुर में ASI को गोली मारने की घटना हुई है। गंभीर हालत में ASI को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी पुलिस, लेकिन इस दौरान अपराधी ने पहले गोली चला दी और इसमें ASI को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ASI की तबीयत को लेकर के अपडेट मिलना अभी बाकी है। गंभीर हालत बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सलमान खान के पिता हैं सलीम खान, उनकी तबीयत बिगड़ी है। सलीम खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी नम्रता हमारे साथ जुड़ चुकी है। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है सलीम खान की सेहत को लेकर? देखिए चंदन, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सलीम खान की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसके बाद उनको बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इलाज उनका चल रहा है। हमने देखा कि परिवार के कुछ सदस्य भी लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे का वक्त था जब खुद सलमान खान अपने पिता को देखने पहुंचे। उनकी बेटी अलवीरा जो है वो लीलावती अस्पताल में पहुंची। तो फिलहाल सलीम खान का इलाज जो है वो लीलावती अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों की तरफ से अब तक कोई अपडेट नहीं आया है स्वास्थ्य को लेकर। परिवार के सदस्य जो हैं वो लगातार हमको लीलावती अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते भी सलीम खान को इलाज के लिए किसी जांच के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया था और उसके बाद फिर से अब उन्हें जो है एडमिट किया गया है। एडमिट करने के बाद आके उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है उसकी जानकारी सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल परिवार की तरफ से अपडेट सामने आएगा। अलवीरा उनकी जो बेटी हैं, सलमान खान हैं, उनको हमने अस्पताल में देखा। परिवार के और भी कुछ सदस्य जो हैं वो कुछ देर में अस्पताल पहुंचेंगे। लगातार मिल रहे हैं, अपने पिता के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य उनका रिकवर हो रहा है। एज रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं को थी, जिसके चलते उनका इलाज जो है लीलावती अस्पताल में किया जा रहा है। बीमारी क्या है इसको लेकर अधिक जानकारी थोड़ी देर में सामने आ पाएगी, लेकिन एक बात यह है कि फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि वो रिकवर कर रहे हैं, एज रिलेटेड बीमारी थी, उसके चलते उनका इलाज जो है वो लीलावती अस्पताल में किया जा रहा है। सलमान खान जब अस्पताल से बाहर आया वो भी काफी निश्चिंत दिखाई थी, यानी कि अपनी चिंता की बात फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब तक का यही अपडेट है कि लेखक सलीम खान का इलाज जो है वो बांद्रा की लीलावती अस्पताल में जारी है। बहुत शुक्रिया नम्रता इस पूरी जानकारी के लिए। मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान खान अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचे और बाहर निकले तो काफी निश्चिंत नजर आए, जैसा कि हमारी सहयोगी नम्रता ने बताया। सलमान खान की बहन अलवीरा भी पहुंची है अपने पिता को देखने के लिए। उम्र से जुड़ी
कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उनकी सेहत स्थिर है। यूपी के अलीगढ़ में लोधा इलाके में मौजूद खैरेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर जमकर हंगामा देखने को मिला। जहां पर एक और महाशिवरात्रि पर लोग मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, तो दूसरी ओर कुछ लोग भारी भीड़ को देखते हुए सड़क के किनारे सामान बेच रहे थे। इसी दौरान करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने उस विशेष समुदाय के युवक का विरोध करना शुरू कर दिया जो बाहर अंडरगारमेंट्स बेच रहा था। इसे लेकर करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने मंदिर के माइक पर आपत्तिजनक बयानबाजी शुरू कर दी। इस पर माहौल गर्म होता दिखा और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखने के बाद भी करणी सेना के जिलाध्यक्ष के तेवर ढीले नहीं पड़े, बल्कि वो उल्टा ड्यूटी पर तैनात संजीव तोमर से भी उलझ गया। काफी देर तक मौके पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष सचिन राघव और पुलिस वालों के बीच बहस होती रही। पुलिस ने सचिन राघव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस विरोध की वजह से मंदिर के बाहर अंडरगारमेंट बेचने वाले युवक अरमान को भी अपना सामान समेटकर वापस लौटना पड़ा। वहीं इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें करणी सेना के नेता की पुलिस के साथ बहस की, विशेष समुदाय के युवक का विरोध किया जा रहा था और महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर के बाहर अंडरगारमेंट्स बेच रहा था और इसी को लेकर के विरोध किया गया था। महाशिवरात्रि पर जो दुकान लगाई गई थी इस पर विरोध किया गया और जम करके हंगामा होता रहा। ये देखिए मीडिया में बोलेंगे इसको।